गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। शाम की क्लास में सभी को गुड इवनिंग। अभी आज की जो शाम की जो क्लास है, कल हमने भारतीय संविधान की जो विशेषताएं कर रहे थे उसके अंदर हमने 10 पॉइंट किए थे। आगे के जो पॉइंट्स हैं वो अभी अपने करेंगे इस क्लास के अंदर। ये जो मैंने लिखी है ये एकात्मक और संघात्मक विशेषताएं हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि इनको आपने ओनली समझ चुके हैं, आप अपनी विशेषताओं को समझ लिए। अपने को तो ये डिवाइड करने हैं, इनको बांटना है कि कौन सी संघात्मक विशेषताएं हैं, कौन सी एकात्मक हैं। इन्हीं विशेषताओं में से इधर अपने भारतीय संविधान की विशेषताएं कर लेते हैं। 11 नंबर जो विशेषता अपनी रहेगी वो है 11वां नंबर विशेषता है वो संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च संविधान कह दो या संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता कह दो। अब देखिए भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है कि भारतीय संविधान एक सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान, भारतीय जो संविधान है वो एक सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान एक सर्वोच्च संविधान की स्थापना की गई है, या भारत में कहें कि भारतीय संविधान एक सर्वोच्च संविधान की स्थापना की गई है। कैसे भी कह लें कि भारत का संविधान सर्वोच्च संविधान है, बस कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान एक सर्वोच्च संविधान है, एक सर्वोच्च संविधान है। क्या है? सर्वोच्च संविधान है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में शक्तियों का, भारत में शक्तियों ने पावर चार्ज स्टोरेज है। भारत में शक्तियों का जो स्रोत है, भारत में शक्तियों का जो स्रोत है वह कौन है? बोलो कौन है? संविधान है। क्या है? संविधान है। ये ध्यान दे लेना, शक्तियों का सर्वोच्च स्रोत है वह कौन है? संविधान है। ठीक है। अब देखिए, बात करें हम किसकी? ब्रिटेन की बात करें। किसकी बात करें हम? ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना है। किसको? संसद को क्या माना है? सर्वोच्च माना है। सर्वोच्च माना है। संसद को क्या माना है? सर्वोच्च माना है। वो कहता है ब्रिटेन में संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ध्यान से सुनना कि ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। ब्रिटेन में किसको? संसद को सर्वोच्च माना गया। और ब्रिटेन के अंदर जो संसद कानून बनाएगी, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या किया नहीं जा सकता? कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या नहीं दी जा सकती? चुनौती नहीं दी जा सकती। चुनौती नहीं दी जा सकती। किसकी बात करें? ब्रिटेन की। अब बात करें अमेरिका के संविधान में या भारत के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया। संविधान में किसको? न्यायपालिका को क्या माना गया है? सर्वोच्च माना गया है। क्या माना गया है? सर्वोच्च माना गया है। सर्वोच्च माना है। अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को क्या माना है? सर्वोच्च माना है। कहने का मतलब है
कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में क्या दी जा सकती है? चुनौती। क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, समझ गए? तो भारत में भी ऐसी व्यवस्था है। तो इस प्रकार अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है और संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में क्या दे सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। न्यायालय में क्या दे सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान को क्या माना गया है? भारतीय संविधान के अंदर भारतीय संविधान को क्या माना गया है? सर्वोच्च संविधान माना गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ग्राम पंचायतों की बात करें हम तो भारतीय संविधान के अंदर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। शक्तियों का क्या किया गया है? विकेंद्रीकरण किया गया है। 1959 के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करने के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया। अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए देखें कि भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। अब की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया। वो हमने भारतीय संविधान संशोधन 73वां व 74वां संविधान संशोधन किया और इस संशोधन के माध्यम से हमने भारतीय संविधान के भाग 9 और ठीक है और 243 ठीक है जी ए से लेके ओ तक है और पी से लेके जेड जी तक, ठीक है ना। ये तो है 243 ओ, ये 243 ओ के तक तो है ग्राम पंचायत, ये ओ है, ध्यान दे लेना ओ, 243 ओ ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ये किसका है ओ तक है पंचायती राज का, किसका है ग्राम पंचायत या पंचायती राज का, पंचायत का। अब बात करें 243 पी से 243 जेड जी तक नगर पालिका, तो इनका शासन ये भाग 9 के अंदर जोड़ा गया ग्राम पंचायतों। 1959 में त्रिस्तरीय सरकार यानी शक्तियों का क्या किया गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, क्या किया गया, विकेंद्रीकरण, या कहें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित, कहां के स्थानीय शासन तक, स्थानीय शासन। अब हम बात करें किसकी कि ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, लेकिन 1959 में त्रिस्तरीय 3 स्तर है, कौन सी त्रिस्तरीय, बात कौन सी करें कि ग्राम में कौन सी होगी, ग्राम पंचायत, खंड स्तर में या कहें उपखंड में कौन सी होगी, पंचायत समिति, ठीक है, और जिला में कौन सी होगी, जिला परिषद। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर भाग 4 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 73वें 74वें के संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक ग्राम पंचायतों, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक नगरीय शासन व्यवस्था। ये स्थानीय शासन व्यवस्था है, ये नगरीय शासन व्यवस्था है। ये कौन सा है, स्थानीय शासन व्यवस्था, ठीक है, स्थानीय शासन व्यवस्था है।
इनको 29 कार्यों का उल्लेख है, इनका 18 कार्यों का उल्लेख है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। अब देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था कि संसदीय शासन व्यवस्था कैसी है। तो अब देखेंगे हम 13 नंबर देखेंगे संसदीय 13 नंबर संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था देखेंगे। इस संसदीय शासन व्यवस्था में देखेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन के दो प्रकार हैं। संघात्मक शासन में शासन के दो प्रकार हैं। दो प्रकार की शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली नंबर 1 है, वो है अध्यक्षात्मक। एक है अध्यक्षात्मक, एक है संसदीय शासन। एक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक पहले इसको समझिए। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब देखिए अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की शक्तियां, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें है? अध्यक्ष में। इसका चुनाव होगा, वो कैसा होगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष। कहने का मतलब है अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है, इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां अध्यक्ष में निहित रहती है। इसका चुनाव कैसा होता है? जनता द्वारा चुनाव होता है। तो ऐसी व्यवस्था किसमें पाई जाती है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब बात करें नेक्स्ट संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष, या कहें इस संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नामात्र कार्यपालिका की अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का इस व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। अब एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि ब्रिटेन का भारत का जो राष्ट्रपति है वो इंग्लैंड के सम्राट के समान है। भारत का राष्ट्रपति है वो इंग्लैंड के सम्राट के समान है। इंग्लैंड के सम्राट के समान नामात्र के समान कार्यपालिका का नाम
वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। देखिए दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है, वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो मंत्री परिषद, या कहें कि मंत्री परिषद का प्रधान, या कहें कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था के दौरान कार्यपालिका की शक्तियां हैं मंत्री परिषद में निहित रहती है, मंत्री परिषद में निहित रहती है कार्यपालिका की शक्तियां, और वो मंत्री परिषद अपने अध्यक्ष के माध्यम से, उनका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो पूरी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नामांतर अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन के सम्राट के समान ही भारत के अंदर यही व्यवस्था की गई है। जो संसदीय शासन व्यवस्था है, जो संसद है, संसदीय विशेषाधिकार है, संसदीय प्रक्रिया है, वो हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है, इंग्लैंड के संविधान से ली है। तो इस प्रकार से ये संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन के दो प्रकार है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और कौन सी? संसदीय शासन। अध्यक्षात्मक में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है किसमें? अध्यक्ष में। इसका चुनाव कौन करता है? जनता। कैसे करती है? प्रत्यक्ष। जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष ना होकर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का कई बार क्वेश्चन पूछ ले कैसे चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है चुनाव। और भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर कौन भाग लेता है, ये हम राष्ट्रपति जब करेंगे तब भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब देखिए मित्रों, अब जो नेक्स्ट जो अपना है वो विशेषता है प्रस्तावना के अंदर जो वर्ड दिए, शब्दावली दी हुई है, वो हम प्रस्तावना में भी कर चुके हैं, लेकिन उनको भी एक बार यहां हम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने संविधान की सर्वोच्चता कर ली, हमने ग्राम पंचायत का हमने कर लिया, हमने संसदीय ये जो हमारी शासन प्रणाली है उसको हमने कर लिया। अब हम जिक्र करने जा रहे हैं संप्रभु, संपूर्ण प्रभुता, संपन्न। नेक्स्ट 14 नंबर जो अपनी है संपूर्ण प्रभुता संपन्न, संपूर्ण प्रभुता संपन्न, संपूर्ण प्रभुता संपन्न। ये संपूर्ण प्रभुता संपन्न का जो अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि भारत यानी हमारा राष्ट्र, भारत यानी हमारा राष्ट्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हमारा जो राष्ट्र है वो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। क्योंकि भारत देश आंतरिक और बाहरी, भारत आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी जो डिसीजन, निर्णय है वे स्वयं सेल्फ डिपेंड लेगा, वो किसी दबाव में नहीं होगा। भारत आंतरिक और बाहरी निर्णय, आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं लेगा, बिना किसी दबाव के, बिना किसी दबाव, बिना किसी दबाव के स्वयं लेगा। ये संप्रभु है। हमारा राष्ट्र विदेशों में, हमारा राष्ट्र विदेशों में मित्रता एवं संबंध जो स्थापित करेगा,
मित्रता और जो संबंध स्थापित करेगा वो सेल्फ डिपेंड होकर, वो किसी बाहरी विदेशी या आंतरिक दबाव के माध्यम से नहीं करेगा। ये हमारा राष्ट्र संप्रभु है, स्वयं डिपेंड है, स्वयं डिसीजन लेगा। बात करें 15 नंबर की समाजवाद। ये प्रस्तावना की शब्दावली है समाजवाद। प्रस्तावना में हमने समझा दिया कि समाजवाद क्या, भारत देश एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत देश लोकतांत्रिक समाजवाद, कैसा? लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। समाजवाद का अर्थ है कि राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखेगा, लेकिन राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण इतना कठोर नहीं रखेगा। समाजवाद में राज्य उत्पादन के साधनों पर इतना कठोर नियंत्रण नहीं रखेगा। जबकि एक वर्ड और है, आप ध्यान देना, वो है साम्यवादी समाजवाद। ये जो साम्यवादी समाजवाद है, इसके अंदर राज्य उत्पादन के साधनों पर कठोरता से नियंत्रण करेगा। दोनों में अर्थ समझ लेना। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करता है, कहता है उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण तो है लेकिन कठोर नहीं। साम्यवादी समाजवाद के अंदर राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कठोरता से रखेगा। इसलिए हमने बीच का रास्ता अपनाया है कि राज्य उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कठोरता से नहीं, समाजवाद। अब हम करें पंथ निरपेक्ष की बात। पंथ निरपेक्ष की बात कर लें कि भारतीय संविधान के अंदर ये प्रावधान या पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र प्रस्तावना में उल्लेख है। इसका अर्थ है कि भारत या हमारा देश या हमारा राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष, कोई व्यक्ति कैसा भी धर्म किसी रूप में अपना सकता है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में एक दूसरे के धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं, अपने धर्म को अपना सकते हैं, आ जा सकते हैं, खुली छूट है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी पे कोई फाउंडेशन नहीं है। भारत का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत की कहें कि ऐसी संस्कृति है कि विभिन्न धर्म और जाति के मजहब के लोग इसमें निवास करते हैं, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। बात करें हम 17 नंबर लोकतंत्र शासन की, लोकतंत्र शासन की हम बात करें तो लोक मतलब लोगों का, प्लस तंत्र, लोगों का तंत्र। ऐसा शासन किसका? लोगों का शासन। तो अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन सही कहा कि लोगों के लिए, या कहें जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है, डेमोक्रेसी सही डेफिनेशन है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है, लोकतंत्रात्मक शासन। बात करें राष्ट्र, पॉइंट हमारा 18, गणराज्य। बहुत अच्छा है गणराज्य। ये वर्डिंग हमने फ्रांस के संविधान से अपनाई है और इसमें भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। देश का प्रथम नागरिक वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हमने 18 कंप्लीट कर ली हैं। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक और संघात्मक में, ये तो आपको सिर्फ देखना ही है कि किस प्रकार से एकात्मक और किस प्रकार से संघात्मक की है। अब इधर ध्यान दें कि
एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? केंद्रीकरण। संघात्मक शक्तियों का डिवाइडेशन। अब देखिए, एकात्मक भारतीय संविधान की विशेषताएं या भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर कहां थोड़ा सा केंद्रीकृत हो जाता है, केंद्र की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, वो कैसे हो जाता है उसको हमने अध्ययन करना है। देखिए, ये सारी चीजें कहीं न कहीं चल के केंद्र से आती है, केंद्र के आदेश अनुसार फॉलो किया जाता है और ये सबके लिए कॉमनली है, ये सबके लिए कॉमनली है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की तरफ इनका पूरा का पूरा झुकाव रहता है कि केंद्र सरकार यस कहे तो यस, नो कहे तो नो। अब देखिए, बात करें कि लचीला संविधान है, भारतीय संविधान की विशेषता है कि लचीला है, संशोधन आसानी से हो जाए। एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है कि सर्वोच्च न्यायपालिका या सर्वोच्च कहें जो हमारे न्यायिक स्तर का है वो है सुप्रीम कोर्ट, अंतिम कोर्ट है। उसके बाद में ना कोई अपील, ना दलील, ना सुनवाई होगी। तो हमारी जो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत। सुप्रीम कोर्ट हमारा हाई, सबसे ऊंचा कोर्ट उस सर्वोच्च है। एकल संविधान, भारतीय संविधान एक है, राज्य विशेष का कोई अलग से संविधान है, जेनेटिकली छोड़ के था लेकिन अब नहीं। तो एकल संविधान की बात करें, राज्यपाल का पद है तो राष्ट्रपति के द्वारा। फिर केंद्र की बात आ गई कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा किसको? राज्यपाल को। एकल नागरिकता, नागरिकता पूरे देश की है, केंद्र की तरफ फिर झुकाव। गृह मंत्रालय नागरिकता प्रदान करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है। एकीकृत न्यायपालिका नागरिकता है एकी। आपातकालीन प्रावधान ये किसके पास रहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले किए थे हमने, राष्ट्रपति के पास रहेंगे। आपातकालीन शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ये केंद्रीय निर्वाचन जो आयोग है, केंद्रीय शब्द लिखा है तो आप समझ जाइए क्या है एकात्मक। ये भी केंद्र की तरफ। अखिल भारतीय सेवाएं हैं तीनों, IAS है, IPS है, IFS है। तो इस प्रकार की ये तीनों हमारी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये भी कहां से प्रारंभ होती है? केंद्र सरकार। तो अखिल भारतीय सेवाओं पर भी केंद्र सरकार का क्या रहता है? केंद्र का क्या रहता है? प्रभाव रहता है। राज्य विधेयक जो बनाते हैं, राज्यों के कुछ विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति होना आवश्यक है। राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए क्या रखता है? परमिशन के लिए अपने पास रखता है। तो इसलिए राज्य के विधेयकों को पारित करना है तो राष्ट्रपति उन पर कई बार अपना वीटो पावर का भी प्रयोग कर सकता है। ये केंद्र की ओर इशारा कर रहा है क्योंकि हमारा राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति इसका मतलब सेंट्रल का। अधिकांश विषय का मतलब कि शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, तो संघ सूची के अंदर विषय क्या है जाता है? तो अधिकांश विषय किसके पास? केंद्र के पास। समवर्ती सूची, सममन समान समवर्ती सूची, राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं इसके ऊपर, समवर्ती सूची पर। लेकिन जब समवर्ती सूची के विषय पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। तो केंद्र की तरफ इशारा कर रहा है कि सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। केंद्र बनाएगा। अगर राज्य और केंद्र के मध्य किसी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र कानून बनाएगा। अवशिष्ट विषय साइबर हो गया है, अंतरिक्ष मामले हो गए हैं, ये अवशिष्ट विषय है। बाकी बचे विषय ये डायरेक्टली किसके पास आते हैं? केंद्र के पास। सशस्त्र बल है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति है। तो इस प्रकार से भी और उन्हीं के नियंत्रण से ये चलती है। ये तो थे हमारे एकात्मक
थोड़ा सा कहते हैं कि एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक मतलब होता है कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में है, तो ये केंद्र के हाथ में है सारी। संघात्मक जो सब शामिल होते हैं, कठोर संविधान है, जल्दी से संघात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक नहीं है, संघात्मक। शक्तियों का क्या किया गया हो, बंटवारा, विभाजन किया गया। कठोर संविधान है, कठोर संविधान है, आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि साधारण बहुमत या विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा, आधे से अधिक राज्यों की, इसका मतलब राज्य इसमें सम्मिलित है, आसानी से नहीं होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी स्वतंत्र क्या है, न्यायपालिका। इस पर किसी भी केंद्र या राज्य का कोई दबाव नहीं है। लिखित संविधान है, अपनी तरफ से ये कुछ नहीं जोड़ सकते, अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं जोड़ सकता। कोई जुड़ेगा तो होगा संशोधन, और संशोधन कैसा है, कठोर। और कैसे होगा, और ये संशोधन की शक्ति है वो किसको दी गई है, बोलो, संसद को। शक्तियों का विभाजन कर दिया तो एक के पास शक्ति रही नहीं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन कर दिया, एक के हाथ में रही नहीं। एक के हाथ में रहती है तो कौन सी शासन व्यवस्था हो जाएगी, एकात्मक। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सर्वोच्च माना गया, अंतिम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें निहित है, संविधान में। सर्वोच्च शक्ति किसमें, संविधान में। संसद का द्विसदनात्मक रूप, संसद का द्विसदनात्मक रूप है संसद। ये ब्रिटेन से लिया हमने, द्विसदनात्मक। ब्रिटेन में भी 2 सदन है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर संसद को संविधान से भी उच्च माना गया क्योंकि उनका लिखित है। तो इसके अंदर कहता है कि संसद जो कानून बना लेती है, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में अगर संसद कानून बना देती है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। त्रिस्तरीय सरकारें होंगी। कैसी सरकारें होगी, बड़े बड़े तौर पर करें, केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और स्थानीय सरकारें होगी। तो इस प्रकार 3 स्तर है। तो ये हमारे संघात्मक विशेषताएं हैं, और ये एकात्मक, ये तो केंद्र सरकार की तरफ करती है, ये सबके लिए करती है कि एक दूसरे स्वतंत्र है और एक दूसरे, एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्तियां संपूर्ण नहीं है, सबका डिवाइड करने को हर चीज का जो सदन है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, त्रिस्तरीय है, ये चीजें सब। तो इस प्रकार से आज हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पूरी कर ली है। हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पूरी कर ली है। कल से हम भारतीय संविधान के भाग 1 से प्रारंभ करेंगे, 1 फिर 2, इस प्रकार से। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।